पढ़ाने वाली हूं। ये बात मैंने बताई थी ना, सारे बच्चे जानते होंगे ना ये चीज कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एचआईवी एड्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूं। पूरी एक क्लास लूंगी 1 घंटे की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बीमारियां तो बहुत सारी हैं, आप सिर्फ एचआईवी एड्स के ऊपर ही 1 घंटा क्यों हमारा करना चाहती हैं? तो सुनो बच्चा, एचआईवी एड्स के बारे में वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, चाहे आप एसएससी हो गया, एसएससी का सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, रेलवे में एनडीए, सीडीएस है ना, सब में एचआईवी एड्स के क्वेश्चन आते हैं। कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आपको उंगलियों पे पता होगा कि एचआईवी एड्स कौन से कंट्री से आया था, किस ईयर में आया था, एचआईवी एड्स कौन से वायरस की वजह से होता है, इसमें क्या हो जाता है ना, फलाना ढिमका, ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे तो। अब ये बात तो होगी एग्जामिनेशन की। अब स्टूडेंट्स, ये जो बीमारी है एचआईवी एड्स जो है ना, इसके बारे में जागरूकता भी बहुत कम है लोगों को। यानी कि जो एचआईवी एड्स वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर किसी को पता लगता है कि फलाना इंसान एचआईवी पॉजिटिव है, तो बहुत ही अलग-अलग तरीके की अवधारणाएं दिमाग में बना के चल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं इसको देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। आज के क्लास में आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा के जाऊंगी। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और इसके साथ-साथ मैं आपको पूरी एचआईवी एड्स से पूरे के पूरे जो भी आपके डाउट है सारे, और किस तरीके से आप भी इस एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता अपने समाज में फैला सकते हो, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। सो आज हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एचआईवी एड्स और एचआईवी एड्स से वनडे एग्जाम्स में कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम करने वाले हैं। राइट, तो सभी लोग लाइव आ चुके होंगे, मुझे उम्मीद यही है कि सभी लोग लाइव आ चुके होंगे, और जो लोग नहीं आए हैं तो वो भी एक बार आ जाइए लाइव। तो स्टार्ट कर देते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चा, चलो बात करते हैं। आज आपको बहुत सारी बातें एचआईवी एड्स के बारे में जानने को मिलेंगी, आई प्रॉमिस। आपने ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी, पहले क्वेश्चंस भी आपने कभी नहीं सुने होंगे। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि एचआईवी और एड्स दोनों में डिफरेंस होता है। एचआईवी और एड्स दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले सुनेंगे एड्स क्या होता है। एड्स बीमारी का नाम है। एड्स इज ए डिजीज। एड्स क्या है? उस बीमारी का नाम है, ये डिजीज का नाम है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक एक चीज पढ़ेंगे हम। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, कोई चीज एक्वायर कर ली मैंने, अर्जित कर ली। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जो हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है, उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और सिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है बच्चा? सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज। अच्छा देखो, एक होता है डिजीज बीमारी, एक होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम में जब बहुत सारे लक्षण एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक साथ दिखने लग जाते हैं, तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स के फुल फॉर्म में ही इस बीमारी का पूरा सार छुपा है। वो बीमारी जो हमारे इम्यून सिस्टम में कमी ले आता है और जिसमें बहुत सारे लक्षण एक साथ आ जाते हैं, उसे हम एड्स कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जिस पर्सन को एड्स होगा उसका इम्यून सिस्टम हमेशा कमजोर रहेगा, उसके इम्यून सिस्टम में हमेशा कमी रहेगी, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक साथ आ जाएंगे, तो इसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स बीमारी का नाम है। एड्स इज ए नेम ऑफ डिजीज, जिसका फुल फॉर्म ये होता है। अब बात करते हैं कि मैम फिर एचआईवी क्या होता है। एचआईवी क्या होता है? तो जरा सुनो, एचआईवी इज वायरस। एचआईवी वो वायरस है, एचआईवी जो विषाणु है जिसकी वजह से एड्स होता है, जिसकी वजह से एड्स होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछ ले, अक्सर एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन कि वो वायरस एचआईवी किससे होता है? तो वायरस से होता है। एचआईवी एक जो एड्स है वो किससे होता है? वो वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है। किस वायरस से होता है? तो उस वायरस का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कुछ लोग जल्दबाजी में करके आ जाते हैं एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नहीं, आपको करना है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन का मतलब मनुष्य, इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, वायरस का मतलब विषाणु। वो विषाणु जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में कमी ले आता है, मनुष्य के शरीर में आ गया तो उसके इम्यून सिस्टम यानी कि उसके प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर कमी ले आएगा, उसी को हम एचआईवी वायरस कहते हैं। तो एड्स बीमारी का नाम है, एचआईवी उस वायरस का नाम है जो वायरस क्या करता है? एड्स करता है, एड्स करता है। अब सिर्फ इतनी बात तो आपको शायद पहले से पता भी हो, अब जो नई बातें जाननी है वो क्या जाननी है, जरा बड़ी ध्यान से सुनना। ये जो एचआईवी वायरस होते हैं, कोई भी वायरस होता है वो दो चीजों का बना हुआ होता है। ये वायरस का जो आउटर कवरिंग होता है इसको कहा जाता है कैप्सिड, इसको कहा जाता है कैप्सिड, हिंदी में इसको आवरण कहते हैं। कोई भी वायरस है वो दो चीजों का बना हुआ होता है। उसका जो बाहर का जो ये कोट है, उसका जो ये आवरण है, इसको कैप्सिड कहा जाता है, और ये हमेशा प्रोटीन का बना हुआ होता है। और दूसरा, वायरस के अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। तो कोई भी वायरस है वो दो चीजों का बना हुआ होगा, उसका बाहरी आवरण प्रोटीन से और अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल रहता है, अंदर उसका आनुवंशिक पदार्थ रहता है। और स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना, ये जो वायरस इतना आतंक मचाते हैं ना, ये सिर्फ किसकी वजह से मचाते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से, अपने आनुवंशिक पदार्थ की वजह से ही ये इतना आतंक मचाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो आपका क्या होता है, एचआईवी वायरस होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, यानी कि डीएनए है या आरएनए है। याद रखना बच्चा, एचआईवी वाले वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। आरएनए होता है, दो टाइप का आनुवंशिक पदार्थ होता है, या तो डीएनए होगा किसी वायरस में या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आइदर डीएनए और आरएनए, यानी कि वायरस के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो जरा याद रखिएगा, एचआईवी वायरस किस टाइप का वायरस हो गया? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन गया? एचआईवी वायरस इज ए आरएनए वायरस। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, आगे चलना है बच्चा। जो आरएनए है ये कैसा है? ये डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड? तो बताना, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड, एक कुंडली वाला आरएनए होता है, एक कुंडली वाला आरएनए होता है। रोली कह रही है मेरे भाई को एचआईवी हो गया है, दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है, इलाज चलते चलते ही पता नहीं। अच्छा रोली, आपका हम कमेंट देखेंगे बाद में, आप पूरा पढ़ो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और मैं भगवान से दुआ करती हूं कि आपकी ब्रदर बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अगर एचआईवी पॉजिटिव है, देखो बच्चा, एचआईवी पॉजिटिव से एड्स तक का सफर बहुत लंबा होता है, कम से कम 7 से 10 साल लग जाती है। तो यही बातें तो मैं आपको आज बताने वाली हूं, ठीक है? तो याद रखिएगा, जो एचआईवी वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का मतलब है एक कुंडली, देखो ना, एक ही कुंडली, एक ही बार, ऐसे एक ही स्टैंड है, एक ही। तो एचआईवी वायरस, आरएनए वायरस। अब जरा मेरी बात को, नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बात बताने वाली हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। जनरली क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, जनरली डीएनए से आरएनए बनता है हमारे बॉडी में, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया जाता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है अनुलेखन। अनुलेखन आपसे एग्जाम में पूछ ले, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? आप कहोगे डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन बच्चों, ये जो एचआईवी वाला वायरस होता है ना, ये पता है क्या करता है? ये आरएनए से डीएनए बना लेता है, आरएनए से डीएनए बनाता है ये। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा करता है। उल्टे का मतलब हो गया, ये करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कैसा करता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है बच्चा, और इसीलिए हम कहते हैं कि एचआईवी वायरस इज रेट्रो वायरस। इतने वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एचआईवी वायरस किस प्रकार के वायरस होते हैं, वहां पे आप मुंह छुपा के क्लास से बाहर आ जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो एचआईवी
वायरस, यहाँ पे रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। एक बार फिर से सुन लो, इसके बाद नहीं बताऊंगी। मैंने कहा कोई भी वायरस होता है वो दो चीज का बना होता है, उसका बाहर का जो आवरण होता है इसको कैप्सिड कहते हैं, वो प्रोटीन का बना होता है, तो ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। वायरस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। हम एचआईवी वायरस की बात करते हैं तो एचआईवी वायरस एक आरएनए वायरस है, और कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक कुंडली वाला आरएनए। और जनरली हमारी बॉडी में हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। लेकिन ये एचआईवी वायरस जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं खतरनाक? क्योंकि ये आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको रेट्रो वायरस कहते हैं। तो वनडे एग्जाम का क्वेश्चन कि रेट्रो वायरस कौन से वायरस होते हैं या एचआईवी वायरस किस टाइप का वायरस है, तो आपको पता लग गया होगा। अब स्टूडेंट्स, आपने एक चीज सुनी है कि आज तक एचआईवी एड्स का कोई भी इलाज नहीं है किसी भी कंट्री के पास। 1981 से ये बीमारी घूम रही है, इंडिया में 1986 में आई थी, और आज तक इस बीमारी के खिलाफ कोई भी इंजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बन पाया। आप देखिए इसके बाद कितनी सारी खतरनाक खतरनाक बीमारियां आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के लिए इंजेक्शन बन गया, लेकिन आज तक इस बीमारी के लिए इंजेक्शन नहीं बना। क्यों नहीं बना आपको पता है? क्योंकि स्टूडेंट्स इसीलिए नहीं बना, ये रेट्रो वायरस होते हैं, यानी कि ये आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन कर लेते हैं। म्यूटेशन का मतलब ये अपने नए नए वेरिएंट तैयार कर लेते हैं। तो अगर साइंटिस्ट लोगों ने इसका बना दिया इंजेक्शन, तो एक वेरिएंट के खिलाफ एक इंजेक्शन होगा, तो आपने लगा दिया टीका, अब अगले दिन वो वेरिएंट चेंज हो गया, 10 दिन बाद फिर चेंज हो गया, तो ऐसे कितने वेरिएंट के खिलाफ इंजेक्शंस लगवाओगे, कितने वैक्सीन बनाएंगे? इसलिए आज तक एचआईवी एड्स का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। एचआईवी एड्स का ऐसा कोई इलाज नहीं है। हाँ, मैं बताऊंगी, एक थेरेपी दी जाती है, आगे हम बात करेंगे, तो आपको शायद ये बात पता लग गई होगी कि क्योंकि एचआईवी वाला वायरस आरएनए से डीएनए बना देता है, इसलिए ये रेट्रो वायरस है और ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन कर देता है, जिसकी वजह से इसके नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। इसीलिए इसका वैक्सीनेशन, इसका टीकाकरण आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ये सारे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, समझ में आ गया? एड्स बीमारी का नाम है, वायरस ऐसा होता है एचआईवी वाला। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगली बात पे। आप कहीं पर भी ऐसा सिंबल देखते हो, ये सिंबल किसके लिए? जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनकी एकता और सद्भावनाओं को ये व्यक्त करता है, ये सिंबल। आप कहीं पर भी ऐसा सिंबल कभी भी बना हुआ देखते हो, तो ये क्या? ये एचआईवी एड्स के जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनकी एकता और सद्भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें भी उनकी वैल्यूज करनी चाहिए, तो ऐसा सिंबल हमेशा एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट। मैम, हमें पता लग गया एड्स एक बीमारी का नाम है, एचआईवी वायरस की वजह से होता है, ये वायरस हमारी बॉडी में आ जाएगा तो हम एचआईवी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर ये वायरस आ गया जिसके बॉडी में, वो एचआईवी पॉजिटिव है, और अगर जिसके बॉडी में नहीं है तो वो एचआईवी नेगेटिव है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम ये इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है, क्या कर देते हैं ये एचआईवी वायरस? ये अगेन आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनेगा। बहुत बार सबसे ज्यादा इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है कि जो एचआईवी एड्स होता है या एचआईवी वायरस होता है, वो क्या कर देता है हमारे बॉडी में? एचआईवी वायरस आएगा, आके हमारे खून में एक टाइप की सेल्स होती हैं, पढ़ा चुकी हूं कल क्या मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब है सफेद रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट करने का काम करती है, और इसी डब्ल्यूबीसी में एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट भी दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो स्टूडेंट्स याद रखना, एचआईवी वायरस आता है और वो आके किस पे अटैक करता है? लिम्फोसाइट पे। कौन से टाइप की लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर इंफेक्शन कर देता है। तो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? ये आता है कि एचआईवी वायरस किस प्रकार की ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है? डब्ल्यूबीसी। कौन सी डब्ल्यूबीसी? लिम्फोसाइट। कौन सी डब्ल्यूबीसी? लिम्फोसाइट। कौन से टाइप की लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चल रही हूं आपका पीसीएस वगैरह के, या नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर वीडियो को भी देखो आप तो इन फ्यूचर, है ना? तो सुनो बच्चा, ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, इसके अंदर एक तरीके की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं CD4 सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी एक सेल्स होती हैं जिनको हम CD4 सेल्स कहते हैं। तो ये जो एचआईवी वायरस है ना, ये सीधा डब्ल्यूबीसी को ढूंढेगा, डब्ल्यूबीसी में कौन सी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में कौन सी टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट के अंदर एक टाइप की सेल्स होती है जिनको CD4 सेल्स कहते हैं, और ये उनके न्यूक्लियस में जाके घुस जाता है, ऐसे इसके अंदर चला जाएगा CD4 सेल्स में। और हमारी बॉडी में CD4 की क्वांटिटी 2000 होनी चाहिए। तो जब तक 2000 है तब तक हम नॉर्मल है, हम सही है। और जिस पेशेंट को एचआईवी एड्स हो जाता है, एड्स स्टेज पे आ गया वो, तब उसके बॉडी में CD4 की संख्या सिर्फ 200 बच जाती है। तो अगर CD4 सेल्स की संख्या 200 आ गई तो समझना वो एड्स का पेशेंट है। अब जरा सुनो, एचआईवी पॉजिटिव कोई इंसान हो गया है, मान लो आज हो गया वो एचआईवी पॉजिटिव, तो अब उसे एड्स तक आने में, एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को एड्स तक आने में कितना, 7 से 10 साल लग जाता है। 7 से 10 साल लग जाता है। तो बेसिकली एचआईवी और एड्स में दोनों में डिफरेंस है। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एचआईवी पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस है, पाया गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको एड्स हो गया है, नहीं। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब है कि भाई ठीक है, आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर हुआ है, आपके खून में शो हुआ है, पकड़ा गया है, लेकिन एचआईवी से एड्स की सिचुएशन में आने तक 5 से 7 या 5 से 10 साल लग जाते हैं। और जब एड्स होगा तब ये जो CD4 की संख्या है ना, ये CD4 की संख्या कितनी आके रह जाती है? 200। तो जब लिम्फोसाइट के अंदर एक प्रकार की सेल्स होती है CD4, वो 200 आ जाए तो समझना तब इंसान को एड्स। अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो आज शायद आपको ये बात पता लगी है कि एचआईवी से एड्स तक आने में मिनिमम 5 से 10 साल लग जाते हैं, और एड्स पे आ गया तो अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। अब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे कि अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बना? एचआईवी वायरस कौन सी सेल्स पे आके अटैक करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन से टाइप की? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन से टाइप की? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट पे कौन सी सेल्स होती है? CD4। जनरली उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 2000, लेकिन उनकी संख्या 200 से कम आ जाती है, तो उस इंसान को हम एड्स वाला पेशेंट बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोच रहे हो कि एचआईवी पेशेंट में इम्यून सिस्टम की कमी क्यों आ जाती है? क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी पे अटैक कर रहा है, और डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं, ये तो फाइटर सेल्स होती हैं, ये तो बाहर से आने वाले इंफेक्शंस के अगेंस्ट लड़ाई करती हैं, फाइट करती हैं, और हमें बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। ये बीमारियों से बचाने का काम कर रही थी, और इसीलिए इंफेक्शन कर दिया किसने? एचआईवी वायरस ने। इसलिए हम कहते हैं एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम में कमी ले आया ना, इम्यून सिस्टम में कमी। जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है मेन, उसको ही तो डिस्ट्रॉय कर दिया इसने, उसको ही तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एचआईवी वायरस, एड्स का नाम, एचआईवी वायरस कैसे इंफेक्शन करता है, कहां इंफेक्शन करता है, इतना पता लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात आती है कि मैम ये फैलता कैसे है?
एचआईवी वायरस फैलता कैसे है इसके बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं जो मैं आज आपकी खत्म कर देनी हूं। ठीक है, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जरा बहुत ही अच्छे से सुनना, इसका इन्फेक्शन के सोर्सेज क्या क्या है। देखो, ये वायरस कैसे कैसे फैलता है। एक तो सीमेन से, सीमेन का मतलब होता है वीर्य, जो लड़कों के जेनाइटल एरिया से सीमेन निकलता है उससे फैलता है। यानी कि बहुत सारे बॉडी से फ्लूइड निकलते हैं, शरीर से तरल पदार्थ निकलते हैं, उनमें से कुछ में बहुत हाई रिस्क होती है एचआईवी एड्स फैलने की और कुछ में बहुत लो रिस्क होती है। तो सीमेन हो गया, ब्लड खून हो गया, और लड़कियों का जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, क्या जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये तीन चीजें जो होती है ना, इनसे सबसे ज्यादा एचआईवी एड्स फैलता है। और ये कैसे? तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज से फैलता है। जब असुरक्षित यौन संक्रमण होता है उससे 80% केसेस एचआईवी पॉजिटिव के इसी रीजन की वजह से आते हैं। या तो खून का खून से मिलना हुआ, एक ऐसे पर्सन जिसमें एचआईवी पॉजिटिव है उसका खून एचआईवी नेगेटिव वाले पर्सन के खून से मिल गया, हो गया। दूसरा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज से, मेल के सीमेन से फीमेल के वेजाइनल डिस्चार्ज से होता हुआ ये फैल जाता है, या यहां से ऐसे फैल जाएगा। ये हाई रिस्क है, ये तीनों हाई रिस्क है। अब लोअर कंसंट्रेशन किस किस में रहती है? आंसुओं में। आपके बॉडी से फ्लूइड, आंसू भी तो निकलते हैं ना, आंसुओं में भी एचआईवी एड्स हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा कम रिस्की है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। साथ में सलाइवा, आपकी लार, और अगर मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो ब्रेस्ट मिल्क, दूध से मां से बच्चे में यूरिन यानी कि पेशाब, और जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है, यानी कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसने पब्लिक टॉयलेट यूज किया और जो यूटीआई से होता हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट से होता हुआ, यूटी से होता हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट से होता हुआ, उसमें उस एरिया में भी आगे गिर जाता है, तो बाद में कोई और दूसरी महिला यूज करती है तो उसको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, तो याद रखिएगा कि ये कुछ होने के तरीके हैं। इसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं कि एचआईवी एड्स कैसे होता है। देखो, सबसे पहला अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज, असुरक्षित यौन संक्रमण। मैंने कहा ना, सीमेन यानी कि वीर्य से महिला में और महिलाओं के वेजाइनल डिस्चार्ज से लड़कों में। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज से 80% जो केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के केसेस हैं, वो इसी की वजह से है इंडिया में, इसी की वजह से है इंडिया में। राइट, दूसरा होता है ड्रग्स एडिक्टेड। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन वगैरह से। तो तीन चार दोस्त हैं, ग्रुप बना के ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसने क्या किया, ड्रग्स के अंदर अपना खून के अंदर डालते हैं इंजेक्शन से, वही सिरिंज ले भाई अब तू ले ले। तो अगर ये एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो इसका खून इसके खून से मिल लिया ना, ब्लड का जब ब्लड से मिलना होता है तो बहुत जल्दी एचआईवी वायरस ग्रो कर जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो जो ड्रग्स लेते हैं, जो लोग जिनको लत होती है ड्रग्स की, तो वो लोग सिरिंज विरिंज यूज करते हैं, उनसे हो जाता है। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी ऐसे पर्सन का खून चढ़ा दिया जिसके बॉडी में एचआईवी वायरस थे, और किसी ऐसे पर्सन को चढ़ा दिया जिसके बॉडी में एचआईवी वायरस नहीं थे, तो उसको हो जाता है। इसीलिए खून देने से और खून चढ़ाने से पहले दोनों ही केसेस में ये चेक किया जाता है कि जो खून दे रहा है वो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है, और जो खून ले रहा है उसकी बॉडी में भी किसी तरीके का कोई एचआईवी वायरस तो नहीं है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड बैंक में, हॉस्पिटल्स में ये वायरस फैल जाता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में, मां अपने बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू, मां और बच्चे के बीच में जो प्लेसेंटा बनता है, उस प्लेसेंटा के थ्रू मां से बच्चे में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। याद रखिएगा, मां अपने बच्चे को भी क्या कर सकती है, एचआईवी वायरस को दे सकती है। नेक्स्ट है नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हॉस्पिटल्स में एक इंजेक्शन में सिरिंज यूज की किसी पर्सन को, और मान लो वो खुदा ना खास्ता उसको एचआईवी वायरस हो, उसी का ही सिरिंज किसी दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, और सोचिए कितना ज्यादा ये इंफेक्टेड नीडल से फैल सकता है। दूसरा, जो आप नाई वाई की दुकान पर जाते हो बाल कटवाने, तो वो क्या करता है, सीजर यूज करता है, कहीं पर कोई उस तरह चलाता है, ब्लेड वगैरह चलाता है ना, ये दाढ़ी और आप मूंछ वगैरह बनाते हो उसमें। तो अगर आपको कटवट लग गया और मान लो किसी ऐसे इंसान को कट लगा उस तरह पे या ब्लेड पे या कोई रेजर पे, ऐसा कट लग गया कि जिस इंसान के खून के अंदर एचआईवी पॉजिटिव वायरस थे, है ना, एचआईवी वायरस थे, अब दूसरे इंसान को भी करा तो उसको भी कट लग गया, तो वो फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो जब भी जो लड़के लोग हैं ना ये नाई वाई की दुकान पे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि उनको बोला करो कि जो सीजर है ये थोड़ा सा स्टरलाइजेशन की हुई है कि नहीं है, या ब्लेड वगैरह यूज करे तो नई ब्लेड यूज करे, रेजर नया रेजर यूज करे, उस तरह थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि यहां से भी फैल जाता है। तो इन्फेक्टेड नीडल वगैरह से या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, उससे हो सकता है। ये मेजर रीजन है बच्चा एचआईवी ट्रांसमिट होने के, ये मेजर रीजन है। मैंने कहा ना, छोटा मोटा सलाइवा वलाइवा से हल्का फुल्का बहुत ही रेयरली चांस होता है, जब एड्स स्टेज पे आ जाता है तब थोड़ा सा उससे बच के रहने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि एचआईवी कैसे नहीं होता, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है तो उसको टच नहीं करना, उसे हाथ नहीं मिलाना, उसको गले नहीं लगना और हमें भी एचआईवी एड्स हो जाएगा। नो, टचिंग से, हगिंग से किसी भी तरीके का कोई एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। दूसरा, थ्रू फूड, लोगों को लगता है कि अगर एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है तो उसका जूठा खाना खा लिया, जूठा पानी पी लिया तो हमें हो सकता है, नहीं, इससे नहीं फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है उस इंसान को हग करने से या उसको किस विस करने से कि गाल वाल पे किस विस कर लिया, उससे भी एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। उसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट, इंसेक्ट बाइट। बहुत सारे लोगों को लगता है मच्छर के काटने से एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है इंसान, नहीं। मच्छर अगर किसी एचआईवी पेशेंट को काट भी लेगा, उसका खून पी भी लेगा और फिर वो किसी दूसरे को काट लेगा नॉन एचआईवी पेशेंट को, तो भी नहीं होगा। क्योंकि मच्छर ने जैसे मेरा खून पिया, फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में एचआईवी वायरस है, तो मच्छर का लार और मच्छर का जो पेट होता है ना, उसमें ये एचआईवी वायरस खत्म हो जाते हैं, और मच्छर आराम से मेरा खून पी के थोड़ी देर के बाद किसी और के खून पे जाता है, इतने में वो वायरस उसके लार में और उसके पेट में खत्म हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी कीड़े से या किसी मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता है, ये बात याद रखना। सलाइवा से हो सकता है, लेकिन बहुत ही एड्स की कंडीशन में होती है ना, तब हो सकता है लार से, एचआईवी नहीं हो सकता। समझ लो मैंने कहा एचआईवी और एड्स में फर्क है। तो एचआईवी वायरस नहीं फैलेगा, लेकिन अगर वो एड्स की कंडीशन में चला गया तब आपको थोड़ा सा उसके पसीना, आंसू और सलाइवा से दूर रहने की जरूरत है। और जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं कि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट से एड्स के बीच में जो समय होता है ना, वो 7 से 10 साल का होता है। तो अगर 7 से 10 साल हो गए वो अब एड्स का पेशेंट है, तब आपको उससे सलाइवा से या उसके किसिंग से, है ना, उसको किस करने से या उसके पसीने वसीने से दूर रहना है ना, उस कंडीशन में। और उस कंडीशन में तो खैर वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं, आपको वैसे ही डॉक्टर बता देता है ये चीज। नेक्स्ट, पूल वूल में नहाने से, पूल वूल में नहाने से किसी भी तरीके का एड्स नहीं फैलता है। तो अगर कोई एचआईवी पेशेंट है आपके आसपास तो बिल्कुल भी आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आप उसको हक कर सकते हैं, आप उससे हाथ मिला सकते हैं, आप उसके साथ खाना खाने जा सकते हैं, लंच डिनर पे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि साथ उठने से, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। और यही चीज आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज में हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर अगर किसी को दूर दूर पता लग जाता है ना कि फलाना इंसान एचआईवी पॉजिटिव है, तो सब लोग उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और मॉरली उसको इतना डाउन कर देते हैं, इतना ज्यादा बेचारा मेंटली परेशान होता है कि उसको कोई मिलने नहीं आता, उसको एक अलग ही कमरा दे देते हैं और अजीब अजीब सी अवधारणाएं बांधते हैं, उस घर में नहीं जाना, एचआईवी हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं होती बच्चा, है ना। किसी ऑफिस में कोई पर्सन एचआईवी पॉजिटिव होता है तो उसको वहां से हटा देते हैं, हालांकि इनके लिए लो बना हुआ है, अगर आप एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को नौकरी से निकाल देते हो तो आपकी कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो साथ खाना खाने से, उठने से, बैठने से, उसको हैंडशेक करने से, उसके साथ घूमने से, उसके साथ लंच डिनर पे जाने से किसी भी तरीके का कोई एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। इसलिए आप उस इंसान को अगर इसको मोटिवेट नहीं कर सकते कि भाई ठीक हो जाएगा, सही
ट्रीटमेंट, आप उसको सही जागरूकता नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसका मोरल डाउन करो, है ना, आप उसको डिमोरलाइज नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता रही हूं, क्योंकि आजकल एचआईवी पॉजिटिव हर जगह है आपके आसपास, तो आपको थोड़ी सी इसके बारे में जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को, उनकी थिंकिंग को, उनकी सद्भावनाओं को, उनकी उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको और बढ़ाने का आपको काम करना है ना, एक अच्छे भले भांति पढ़े लिखे इंसान की तरह। तो एचआईवी वायरस ऐसे ट्रांसमिट होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये डिजीज कब से है मैं बता देती हूँ। 1981 में सबसे पहले यूएसए में आया था और इंडिया में आया था 1986 में। कहां पर? इंडिया में, चेन्नई में सबसे पहला केस आया था और 1986 से लेकर आज 2024 चल रहा है, अभी तक इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि इसका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई भी टीकाकरण नहीं बनाया गया है। हालांकि बीच में सुनने में आया था कि स्टेम सेल थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये इफेक्टिव नहीं था, ये इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे होता है, तो मैंने कह दिया है, सबसे बड़ा रीजन सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, मां से बच्चे में जा सकता है, ब्लड का ब्लड से मिलना होता है तब, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है वो यूज करने से एचआईवी एड्स फैल जाता है। क्लियर है। अब अगर किसी पेशेंट में एचआईवी एड्स हो गया है तो उसमें कैसे कैसे आपको लक्षण दिखाई देंगे। ये लक्षण जब बहुत दिनों तक हैं तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। बुखार आएगा बहुत ज्यादा 102 103 डिग्री, ठंड लगेगी, सर में दर्द होगा, रात को मतलब पसीना आ जाएगा बहुत ज्यादा सोते समय, गले में बहुत ज्यादा जलन होगी, हिचकिचाहट रहेगी और मांसपेशियों में दर्द रहेगा और मांसपेशियों में अकड़न रहेगी, उठने बैठने में जॉइंट्स में दर्द होगा और बहुत थकान, कुछ किए बिना बहुत ज्यादा थकान रहेगी और जो लिम्फ नोड्स होते हैं और जो आपके गले में टॉन्सिल्स वॉन्सिल्स होते हैं वो सब आपके फूल जाते हैं, है ना, और साथ में उसके मुंह में छाले हो जाते हैं और ये जो माउथ अल्सर्स होते हैं ये ब्लड वाले होते हैं और मुंह में छाले होकर उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, भूख बिल्कुल लगना बंद हो जाती है, इंसान का वजन एकदम से घट जाता है, ड्रास्टिक लेवल पे वजन घट जाता है। तो इसका मतलब अब कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखो कोई भी वायरस हमारे बॉडी में आता है तो जुकाम, सर्दी, खांसी, सर में दर्द, बदन में दर्द, ये कॉमन चीज है, ये होती रहती है। लेकिन अगर मुंह में छाले हो रहे हैं, उसके साथ अचानक से एक महीने में 5 से 7 किलो वजन कम हो गया, भूख एकदम लगना बंद हो गई, पतले हो गए, एकदम मुंह में छाले हो गए, उसमें से खून निकल रहा है बार-बार, तब आपको घबराने की जरूरत है, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा। सबसे बेसिक टेस्ट जो एचआईवी वायरस के लिए करते हैं दैट इज एलिजा। जो फर्स्ट टेस्ट करते हैं वो एलिजा होता है। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एलिजा करते हैं। अच्छा, एलिजा कैसा टेस्ट है? ये एक एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। माना जाता है कि अगर एचआईवी वायरस आया था तो वायरस के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी और ये एंटीबॉडीज बनने में 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है एचआईवी वायरस के अगेंस्ट। तो अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज पाई गई है एचआईवी एड्स के, एचआईवी वायरस के खिलाफ, तो डॉक्टर कह देगा यस आप में एंटीबॉडीज हैं, तो भाई वायरस आया है आपके बॉडी में या अभी भी है तो आप एचआईवी पॉजिटिव हो। लेकिन कभी-कभी ये टेस्ट फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने कहा ना एंटीबॉडी बनने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये 100% आपको कंफर्म कर देगा ये टेस्ट एलिजा कि आप एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं, ये बहुत बार फेल हो जाता है। तो अगर थोड़ा भी डॉक्टर को डाउट होता है तो डॉक्टर कहता है आप पीसीआर करवा लो। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पीसीआर से भी अपर लेवल का जो सबसे लास्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि आप एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लोटिंग, और इससे पता लगता है बच्चा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि आइदर यू आर एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं, इसके लिए जो कंफर्म टेस्ट होता है जो अप्रोक्स एकदम 99% एक्यूरेसी के साथ बताता है वो कौन सा होता है? वो वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट होता है। हालांकि हम तीनों ही करते हैं, एलिजा, दूसरा पीसीआर, तीसरा वेस्टर्न ब्लोट, लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है। एलिजा प्राइमरी स्टेज पे करते हैं, एंटीबॉडीज की शो को दिखाता है, एंटीबॉडीज है तो भैया आप में एचआईवी वायरस आया है, राइट। तो ये 3 टेस्ट हैं जो आपको वनडे एग्जाम में, जो आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तीनों टेस्ट के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। हाँ, मदर से बच्चे में चला जाता है पंकज जी, बिल्कुल। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या माँ और बच्चे के बीच में जो गर्भनाल होता है ना, उससे या प्लेसेंटा के थ्रू, एम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के थ्रू फैल जाता है माँ से बच्चे में। बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होती है इस प्रेगनेंसी में, तो वो डॉक्टर्स पहले ही टेस्ट करवा लेते हैं 2 महीने में प्रेगनेंसी में, या प्रेगनेंसी से अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी डॉक्टर आपको और हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही चेक कर लेता है कि कोई एचआईवी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है क्या। बिल्कुल राजेश, ये आरओ के एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, बीपीएससी के लिए आप टीजीटी, पीजीटी, आरओ सभी एग्जाम में आता है ये स्टूडेंट्स। ये ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है और एग्जाम तो एक ही बार दोगे, एक ही बार नौकरी लग जाएगी, लेकिन जीवन में ये चीजें बहुत काम में आएंगी। तो कुछ चीजें ना अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी थिंकिंग को सुधारने के लिए भी सीख लेनी चाहिए ना। चलो, तो ये हो गए टेस्ट। अब मैंने कहा कि एसएच एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एचआईवी से एड्स पे पहुंच जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव वाले पेशेंट 7-8 साल के बाद, वो जब एड्स के स्टेज में पहुंच जाते हैं, इस समय कोई इलाज नहीं है। इस समय बस डॉक्टर बोलता है कि अब आपको दुआओं की ज्यादा जरूरत है, दवा आप पे काम करना कम कर गई है, अब आप सिर्फ दुआएं कमाओ, है ना। लेकिन अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उस समय कुछ थेरेपी चलती है, जिसमें से एक थेरेपी बहुत फेमस है, क्या? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मैंने कहा ना आरएनए वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं, उल्टा कर देते हैं, आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, इसलिए इनको रेट्रोवायरस कहते हैं। इसलिए इसकी थेरेपी होती है, इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या देता है डॉक्टर? तो इसमें बहुत सारी हैवी ड्रग्स दी जाती है। अब ड्रग्स का मतलब जो आप सोच रहे हैं वो ड्रग्स नहीं, बहुत मेडिकेशन पे रखा जाता है, बहुत हैवी दवाइयां दी जाती है, बहुत ही ज्यादा हैवी दवाइयां दी जाती हैं। देखो, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज द डेली यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एचआईवी मेडिसिन टू ट्रीट एचआईवी। एचआईवी से ट्रीट करने के लिए इससे क्या होगा? देखो, ART सेव लाइव्स बट डज नॉट क्योर एचआईवी। ये आपके जीवन की थोड़ी सी उम्र को बढ़ा देगा, जहां जिस पेशेंट के पास 8-10 साल थी उसको 15 साल कर देगा, थोड़ा सा लाइफ स्पेन को बढ़ा देगा, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है एचआईवी का। ये क्या कर देगा? तो सुनिएगा, अगर ये इस थेरेपी पे जा रहा है ART थेरेपी पे पेशेंट, तो उसमें ये नहीं है कि एकदम से वो उसका एचआईवी एड्स खत्म हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस करेगा द अमाउंट ऑफ एचआईवी वायरस को, थोड़ा सा इसका अमाउंट को रिड्यूस कर देगा, जिससे कि आप एचआईवी से एड्स की स्टेज में जाओ तो थोड़ा टाइम बढ़ जाए, आपके पास 3-4 साल समय बढ़ जाए ऐसे पर्सन के पास। ये एचआईवी ट्रांसमिशन के रिस्क को भी कम करता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की जो रिस्क होती है उसको भी कम करता है। और ये क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है एचआईवी फ्रॉम एडवांसिंग टू एड्स। मैंने कहा ना, एचआईवी पॉजिटिव से एड्स के बीच में जाने में जो 5-7 साल लग जाते हैं मिनिमम, उसको बढ़ा के 10 से 15 साल कर देगा, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है ये इसका। और नेक्स्ट याद रखोगे, ये हल्का फुल्का उस इंसान की प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या कर देता है? थोड़ा बढ़ाने का काम कर देता है, ताकि और कोई इंफेक्शन उसको ना हो। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन ये एचआईवी पॉजिटिव पर्संस को ये ART थेरेपी दी जाती है। इसमें बहुत हैवी ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे एजिडोथाइमिडीन, एजिडो अल्फा थाइमिडीन, ये कुछ हैवी ड्रग्स होती हैं। इतनी हैवी होती है कि इंसान खा के 4-5 घंटे तो सोता ही रहता है, एकदम बेहोश ही पड़ा रहता है, उसे लगता ही नहीं है कि वो मतलब
नींद में रहता है, इसे बेहोश रहता है, इतनी हैवी ड्रग्स रहती हैं। लेकिन परमानेंट इलाज इसका नहीं है। परमानेंट इसका इलाज वैक्सीनेशन ही हो पाएगा, जो अभी तक तो नहीं बन पाया है, लेकिन हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी बन जाए इसका, है ना? तो ये आपको पता लग गया एचआईवी वायरस क्या होता है, एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, ये कैसे नहीं फैलता है, वायरस कैसे होते हैं, ये बॉडी में आ गए तो क्या कर देंगे। इसी के साथ आपको मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे एक शब्द होता है कापोसी सार्कोमा। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है? एक शब्द होता है बच्चा, क्या ध्यान से सुनना, कापोसी सार्कोमा। नीट के एग्जाम में तो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। कापोसी सार्कोमा एक टाइप का कैंसर होता है बच्चा, और पता है ये कैंसर उसी इंसान को होता है जो एचआईवी पॉजिटिव है, जो एचआईवी पॉजिटिव है या फिर वो एड्स की स्टेज में चला गया है। कापोसी सार्कोमा एक टाइप का कैंसर होता है, ये उसी इंसान को होता है जो एचआईवी पॉजिटिव है बच्चा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली आपको स्किन कैंसर होने का चांस रहता है, त्वचा का कैंसर। दूसरा, माउथ से लेकर जो एनस तक का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, पेट में अंदर की तरफ, अंदर आंतों में कैंसर हो जाएगा, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कैंसर हो जाएगा, मुंह में कैंसर हो जाएगा, माउथ कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, इसमें लीवर कैंसर हो सकता है, इसमें एनस कैंसर हो सकता है, लेकिन मेजरली इसमें स्किन कैंसर ही होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक बच्चा 3-4 दिन से रेगुलर मेरी क्लास में कमेंट करता था कि मैम व्हाट इज कापोसी सार्कोमा, व्हाट इज कापोसी सार्कोमा। मैं उसका रोज पढ़ती थी कमेंट, लेकिन मैं सोचती थी सही समय आने पे मैं उसका आंसर दूंगी। अब मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन आज आपको पता लग गया होगा कि कापोसी सार्कोमा एक ऐसे टाइप का कैंसर होता है जिसके अंदर त्वचा कैंसर, माउथ कैंसर, पेट में कैंसर, आंतों में कैंसर, अग्नाशय में कैंसर, लीवर में कैंसर, एनस में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया ये उसी इंसान को होता है जो एचआईवी पॉजिटिव या फिर वो एड्स की स्टेज में जा चुका है। और अगर ये स्टेज आ गई, अब उस इंसान का बचना बहुत ही, बचने के चांसेस बहुत ही कम बचते हैं। तो ये उसी इंसान को होता है, ये भी याद रखना। बाकी 1 दिसंबर को हर साल हम वर्ल्ड एचआईवी एड्स डे मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम एचआईवी एड्स डे मनाते हैं। इस दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए इसका इलाज कुछ भी नहीं है, बस एक ही लाइन हम बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? कि भैया पहले से ही प्रिवेंशन ले लो, बाद में आप बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे। और इसका प्रिवेंशन सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए हमेशा, है ना? दूसरा, आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से खून लेने से पहले, खून देने से पहले आप चेक करेंगे। आप दाढ़ी मूंछ बनाने जा रहे हैं तो उस समय नाई की दुकान पे थोड़ा सा बहुत ध्यान से रहेंगे। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमेशा चेक करेंगे जो आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसकी सिरिंज एकदम फ्रेश है ना, फ्रेश इंजेक्शन आपके सामने फाड़ के लगा रहे हैं ना। हॉस्पिटल्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वो स्टरलाइज्ड है कि नहीं है ना? ये सारी चीजें, और खून का जब खून से मिलना होता है तो ऐसी चीजों के बारे में, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर एचआईवी पॉजिटिव हो जाओगे तो उस एचआईवी पॉजिटिव के अंदर एआरटी थेरेपी चलती है, जो बहुत ही ज्यादा ऐसी होती है कि इंसान को इतना दुबला पतला कर देगी कि 6-7 महीने में आपका वजन 15 से 20 किलो कम हो जाएगा। और एचआईवी पॉजिटिव से एड्स की जो कंडीशन है वो बहुत ही बेकार होती है बच्चा। आप देख भी नहीं पाओगे अपने आसपास के लोगों को। अगर आपके किसी नियर एंड डियर को हुआ है तो आप बहुत ही ज्यादा उसके लिए बहुत खराब महसूस करोगे कि इसको क्यों हो गया। तो इससे अच्छा है कि भैया आप पहले ही आप उसके लिए जानकारी अच्छे से रख लें, आप जागरूक करें। और 1 दिसंबर को पूरे विश्व में हम क्या करते हैं, एचआईवी एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये था एचआईवी एड्स के बारे में पूरा मेरी तरफ से आपको एक एक सेशन, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैम क्या इससे क्वेश्चन भी बनते हैं? तो हम क्वेश्चन लेके भी आए हैं, अब फटाफट आप सभी लोग आंसर करोगे, ठीक है? राइट। अब अंकिता का क्वेश्चन है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्यों हो जाता है? बच्चा, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो सीमेन से वेजाइनल डिस्चार्ज से होता हुआ, फीमेल बॉडी में वेजाइनल डिस्चार्ज से होता हुआ सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू मेल में भी आ सकता है, ठीक है अंकिता? इसलिए राइट। चलो नेक्स्ट, सुरक्षित यौन संपर्क होना चाहिए इसके लिए, है ना? चलो अब बात करते हैं कि मैम कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं 10 क्वेश्चन लेके आई हूं, आप खुद आंसर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एड्स वाज फर्स्टली रिपोर्टेड इन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले यूएसए में आया था 1981 में, और इंडिया में पूछे तो 1986 में आया था। कहां पे? साउथ में, चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग मींस, यानी कि इनमें से कौन सी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एड्स फैल सकता है? तो पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून का खून से मिलना होता है तो एचआईवी एड्स फैल जाता है, बिल्कुल फैल सकता है मैम। दूसरा, प्रेम मिलाप, प्रेम मिलाप कोर्स से का मतलब है यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज से हो सकता है? यस, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज असुरक्षित यौन संपर्क से हो जाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड नीडल, संक्रमित सुइयां, हॉस्पिटल्स में हाई रिस्क रहता है इस केस को होने का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि मैम हो सकता है, चारों से ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है? ब्लड कैंसर के कारण होता है? नहीं। किसी बैक्टीरिया के कारण होता है? नहीं। टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से होता है? नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। हाँ जी बच्चों, थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया कि जो एचआईवी वायरस होता है वो हमारे खून में कौन सी सेल्स को टारगेट करता है? टी सेल। और टी सेल क्या है? टी लिम्फोसाइट सेल्स है। टी लिम्फोसाइट सेल है। ये जो डब्ल्यूबीसी में एक प्रकार होता है टी लिम्फोसाइट, उसके अंदर जाके इंफेक्शन करती है, उसके न्यूक्लियस में जाके इंफेक्शन कर देती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही आंसर होगा। अब सबके बन रहे होंगे ना अच्छे अच्छे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फिर क्वेश्चंस करवा दिए, अब अच्छे से बन रहे होंगे सबके क्वेश्चंस। हाँ जी कार्तिक जी, क्या कहना चाह रहे हैं मैम? आपका न्यू बैच कब आएगा? आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि नया बैच भी मेरा आ चुका है कैरियर एप्लीकेशन पर, साइंस स्पेशल 25 का। वही बच्चे ले इस बैच को जिनको थ्योरी बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है फाउंडेशन के तौर पे, तो आप लोग भी बता दीजिएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एचआईवी वायरस हैज ए प्रोटीन कोट एंड ए जेनेटिक मटेरियल। अब जानते हैं कोई भी वायरस दो चीजों का बना होता है, उसके ऊपर का जो कोट है वो किसका? प्रोटीन का। कैप्सिड अंदर क्या रहता है? उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका आनुवंशिक पदार्थ। तो अब जरा बताइएगा एचआईवी वायरस क्या है? आरएनए वायरस है। कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड? तो कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसको ऐसे लिखते हैं SSRNA, इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और पूछ ले किस टाइप का वायरस है? इट इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस नाम क्यों पड़ा बच्चा? क्योंकि ये आरएनए से डीएनए बना देता है, ये तो उल्टा कर देता है भैया, इतना खतरनाक इसीलिए होता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, डीएनए वायरस के मुकाबले में आरएनए वायरस हमेशा खतरनाक होते हैं। इसको देख लो, कोविड-19 कोरोना वायरस भी कैसा था? एक आरएनए वायरस था, है ना? कोरोना वायरस भी क्या था? एक आरएनए वायरस था। तो वो भी आपका क्या होता है? एक खतरनाक वायरस था। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज एड्स? एड्स कहां है? ऑल ओवर वर्ल्ड में है ना? और बहुत ही डेडली डिजीज हो गई है, बहुत खतरनाक। तो एंडेमिक तो हो नहीं सकती, किसी एक ही स्थान पे है क्या? नहीं। एपिडेमिक? क्या एपिडेमिक इसको बोल सकते हैं? क्या इसको स्पोरेडिक बोल सकते हैं? नन ऑफ दिस। पेंडेमिक होगा बच्चा, ये इसमें ऑप्शन डाला ही है ना, पेंडेमिक। इट इज अ पेंडेमिक डिजीज, है ना? महामारी है ये, हिंदी में सही लिखा है महामारी। वर्ल्ड ऑल वर्ल्ड वाइड में, मतलब आप देख रहे हो ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां पे एचआईवी के पेशेंट्स नहीं है, और इंडिया वर्ल्ड में 2 नंबर पे है एचआईवी पेशेंट, आपको पता है? इसलिए मैं कह रही हूं, और ये डेटा ना पिछले 5 साल में बढ़ा है, इसलिए मैं कह रही हूं कि जागरूकता की कमी है इंडिया में, है ना? राइट। तो एक पेंडेमिक डिजीज है, ये पूरे वर्ल्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंफर्मेटरी टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोस एड्स। एड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करेंगे? कौन सा जिससे कंफर्म हो जाएगा? हां, प्राइमरी बेस पे आप एलिसा कर लो,
पीसीआर कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट 100% थोड़ा वो भी डाउट हुआ इन दोनों में, तब डॉक्टर कौन सा सजेस्ट करेगा? वेस्टर्न ब्लोट, वेस्टर्न ब्लोट, अरे इसको हिंदी में पश्चिम धब्बा नहीं बोलेंगे, वेस्टर्न ब्लोट ही बोलेंगे इसको हिंदी में वेस्टर्न ब्लोट ही बोलेंगे। ये हमारे टाइपिस्ट भी ना थोड़े सीरियस हो गए थे यहाँ पे ना, ठीक है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। इन दोनों से अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट रहता है डॉक्टर को तब वो करवाता है। अगला एजेडिटी, अजीडोथाइमिडीन पढ़ाया था मैंने अभी कि ये क्या है? ड्रग है। किस बीमारी के लिए काम में लेते हैं? अभी बताया था ना, एआरटी करते हैं हम एचआईवी पेशेंट की, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, उसमें एक ड्रग देते हैं एजेडिटी, अजीडोथाइमिडीन। इसका फुल फॉर्म तो पूरा तो ऐसे लिखा था, तो इसका बायोपिक आईपिक नेम है, आप ऐसे याद कर लो, एजीडोथाइमिडीन। एक दवा होती है, ड्रग, ठीक है? और ये किस पेशेंट को देते हैं? एचआईवी के इलाज के लिए, एड्स के इलाज के लिए। मलेरिया में कौन सी दी जाती है? मलेरिया में दी जाती है क्लोरोक्विनीन, है ना? याद है आपको? मलेरिया में एक दवा दी जाती है जो सिंकोना प्लांट की छाल से बनती है, सिंकोना की छाल से, बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट, इसकी छाल से एक कुनीन नाम की दवा, क्लोरोक्विनीन वगैरह अगर आपने सुना हो तो वो दी जाती है मलेरिया के समय, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, अजीडोथाइमिडीन इसके लिए तो हम एचआईवी पेशेंट या एड्स के समय काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इज डिफिकल्ट फॉर एड्स बिकॉज भाई एचआईवी एड्स क्या वैक्सीन बनाना पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है। जिस कंट्री ने बना दिया उसकी तो अलग ही लेवल पे वाह हो जाएगी। तो क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका वायरस बहुत फास्ट म्यूटेशन कर देता है, बहुत जल्दी अपने बहुत सारे क्या बना लेता है? वेरिएंट बना लेता है, बहुत फास्ट अंडरगोस म्यूटेशन एट रैपिड रेट, यानी कि इसमें बहुत जल्दी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंजेस, सडनली चेंज आ जाएगा उस वायरस में। एक घंटे बाद कोई नया वेरिएंट तैयार कर देगा अपना, है ना? एक घंटे बाद कोई नया वेरिएंट तैयार कर देगा और आपने मान लो एक्स नाम के वेरिएंट के खिलाफ इंजेक्शन लगवाया, खुश हो गए, हमें तो एचआईवी आ ही नहीं सकता, और म्यूटेंट दूसरा बन गया बॉडी के अंदर, इसलिए इसका वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं है। तो ए आंसर होगा। पूनम आप गलत आंसर दे रहे हैं, राहुल आप गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर इसका ए आंसर लिखेंगे। अच्छा, बी में अंडरगोस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये भी ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन दोनों में ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये होगा ना, वैक्सीनेशन क्यों नहीं कर सकता? उसका रीजन ये है ना, हाँ, इसके पीछे का रीजन ये है। तो हम यहाँ पे ए करेंगे, ना कि राहुल भी गलत आंसर दे रहे हैं, प्रियंका गलत आंसर दे रही है, पंकज गलत आंसर दे रहे हैं, ए, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे सुनना कि क्यों वैक्सीन इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि वो म्यूटेशन कर लेता है। अब म्यूटेशन क्यों कर लेता है? तो उसका रीजन ये है। इसलिए आप लोग ए और बी में बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रही हूँ, 75% बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए होगा बच्चा। अगर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं होता तो हम बी को भी टिक कर देते हैं ना। मैं सभी का कमेंट देख रही हूँ बच्चा, सभी का बिल्कुल एकदम अच्छे से कमेंट देख रही हूँ, राइट? अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एड्स स्प्रेड ड्यू टू, किसके कारण एड्स फैलता है? पहला है होमोसेक्सुअलिटी, हाँ भाई होमोसेक्सुअलिटी से हो जाती है। नेक्स्ट इमोरल वे ऑफ लाइफ, इमोरल वे लाइफ का मतलब है अब बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, दाढ़ी मूछ करवाने जा रहे हो, किसी टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज है कि नहीं है, देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, खून चढ़ाने से पहले देख ही नहीं रहे हो किसका खून चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है, कैसे, तो उससे हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज से आप जानते हो बिल्कुल हो सकता है, यानी कि संक्रमित सुई और सिरिंज यूज करने से भी बिल्कुल हो सकता है, ये है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर सही होगा। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको एड्स और एड्स से बचने के उपाय और सारी जागरूकता जितनी भी और कैसे क्वेश्चंस देख रहे थे देखने को, सूरज जी आपका कमेंट आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए जरा, 12 तारीख से जिस बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें नया बैच चाहिए, थ्योरी का नया बैच लेना है, तो मैं आपको बता दूं कैरियर बिल की एप्लीकेशन पे ही साइंस स्पेशल 25 नाम से साइंस स्पेशल 25 बैच कोर्स न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिक से हम फाउंडेशन के तौर पे आपको कंप्लीट तरीके से यहाँ पे साइंस तैयार करवा देंगे, है ना? और इस बैच का फी अगर 12 तारीख से पहले आप लेते हो तो बच्चा कितना, तो आप बताओगे।